Hello students, now today we start combination of capacitors. So combination of capacitors start करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि कैपेसिटर्स मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर उसके बाद उसके कॉम्बिनेशंस लाइक सीरीज कॉम्बिनेशन देन पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन, द सिंबल ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारे पास दो थिन प्लेट्स थी, एक ये और दूसरी ये। अब अगर ये दो थिन प्लेट्स एक दूसरे के बहुत क्लोजली प्लेस थी, इनके बीच सेपरेशन बहुत कम थी, तो अगर एक पॉजिटिवली चार्ज थी और एक नेगेटिवली चार्ज थी, then this arrangement is called as पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसी को जब हम लोग सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे शो करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो हम यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस ले लेते हैं। ये दो पैरेलल लाइंस हमें बता रही होती हैं कि ये दो प्लेट्स है और ये हो गए उसके दो टर्मिनल्स, और इस तरीके से उसका कैपेसिटेंस C शो कर दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक रिप्रेजेंटेशन, द सिंबल ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर हमने कहा किसी सिस्टम में नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, नंबर ऑफ पैरेलल कैपेसिटर्स अटैच्ड हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की, और उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो क्या करेंगे, अब अगर हम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को एक के बाद एक सीरियल मैनर में कनेक्ट करते जाएंगे लाइक दिस, एक कैपेसिटर हो गया, इसके जस्ट बाद हमने दूसरा कैपेसिटर जोड़ दिया, इसके जस्ट बाद हमने तीसरा कैपेसिटर जोड़ दिया। यहां पर डायग्राम बनाने के लिए, थोड़ा सा क्लियरली दिखाने के लिए मैंने बहुत बड़े बड़े कैपेसिटर्स दिखाए हैं, बहुत लार्ज सेपरेशन दिखाई है, बट इन एक्चुअल प्लेटफॉर्म अगर बात करें तो हम दो कैपेसिटर्स के बीच की सेपरेशन बहुत कम रखते हैं, बहुत पास रखते हैं। तो इस तरीके से सिंबल शो करते हैं कि दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे के बहुत क्लोज होती हैं और दोनों ही इक्वल लेंथ की होती हैं। अगर इस तरीके से बन के आ रहा है पास, तो ये कैपेसिटर नहीं है, ये हो गया हमारा सेल, और ये हमारा क्या है, कैपेसिटर। तो ये ध्यान रखिएगा, यह थोड़ा सा लार्ज में दिखा दिया है क्योंकि इलैबोरेट करना है, क्लियरली आपको दिखता रहे, इसलिए मैंने इस तरह शो किया। मैंने यहाँ पे तीन कैपेसिटर ले लिए, मैंने कहा एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का कैपेसिटेंस C2 है और तीसरे का C3 ले लिया फॉर एग्जांपल। आप n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स भी लगा सकते हैं इस तरीके से। अब अगर मैंने कहा इन दो टर्मिनल के अक्रॉस यहाँ पे हमने सप्लाई दे दी, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया इसके अक्रॉस, मैंने कहा V पोटेंशियल डिफरेंस हमने इसके अक्रॉस अप्लाई कर दिया। अब अगर मैंने कहा V पोटेंशियल मैंने इस पूरे सिस्टम के अक्रॉस अप्लाई किया है, तो ये लगे बेटा एक के बाद एक, तो ये V इन तीनों कैपेसिटर्स के अरेंजमेंट के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। दैट मींस C1 के क्रॉस पोटेंशियल, C2 के क्रॉस पोटेंशियल और C3 के क्रॉस पोटेंशियल जो भी आप इंट्रोड्यूस करेंगे, मैंने कहा यहां पर हमने V1 कह दिया, यहां पे हमने V2 कह दिया, यहां पर हमने V3 कह दिया। तो V1, V2 और V3 इन तीनों का जो अलजेब्रिक सम होगा वो V के इक्वल होगा। अलजेब्रिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो वी कैन से दैट V मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए अगर ये सीरीज में लगे हैं, तो मैंने कहा अगर यहां पे सोर्स के थ्रू Q चार्ज पॉजिटिव ले लिया, तो मैंने पॉजिटिव से अगर Q चार्ज चलना शुरू हुआ, फ्लो करना शुरू हुआ, तो ये Q चार्ज इस तरह से जाएगा। अब ये Q चार्ज जब यहां से यहां आएगा, तो इसके बाद अगर यहां से Q आ रहा है तो यहां से भी Q ही जाएगा, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व क्वांटिटी होती है। हमने फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड। तो अगर यहां से हमें कोई मल्टीपल पाथ नहीं मिल रहे हैं, एक कॉमन पाथ जा रहा है, तो जो भी चार्ज आएगा वही चार्ज जाएगा। तो मैंने कहा यहां से भी Q चार्ज आएगा, फिर यहां पर आएगा, फिर यहां से फिर वापस Q जाएगा, फिर यहां से Q वापस हो जाएगा, और इस तरीके से यहां से Q चला था, ये भी Q वापस आ जाएगा। तुमने क्या देखा कि इन दिस अरेंजमेंट द चार्ज इज कॉमन फॉर ईच ऑफ द कैपेसिटर, C1 में Q, C2 में भी Q, C3 में भी Q। तो अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन को डिफाइन करना चाहते तो कैसे कर सकते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन
series combination of capacitor can be defined as when the number of capacitors holds identical charge with splitted potential of the supply, then this arrangement is known as called as series combination. आई होप क्लियर है यहां पर। अब बेटा हमें मालूम है कि हमने पढ़ा रखा था Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, CV। सो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाई C। सो V1 कैन बी रिटन एज फॉर द C1 Q बाई C1, क्योंकि C1 के पास चार्ज Q जा रहा था। सो V1 कैन बी रिटन एज Q बाई C1। V2 कैन बी रिटन एज Q बाई C2 and V3 can be written as Q by C3। अब बेटा मैंने कहा ये इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया। अब अगर मैंने कहा कि इस पूरे सिस्टम को हमें इसके इक्विवेलेंट से रिप्लेस करना है, हमें क्या करना है, हम एक सिंगल कैपेसिटर लें और वो सेम सोर्स के साथ सेम चार्ज ड्रॉ करे, तो ऐसे में वो अकेला कैपेसिटर इस पूरे अरेंजमेंट के क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अगर मैंने यहां पर एक C सीरीज कॉम्बिनेशन ले रखा है तो CS शो कर दिया, तो जो यहाँ पे CS ले रखा है वो इसके इक्विवेलेंट लिया गया है। मैंने कहा कि ये सेम सोर्स के साथ V वोल्ट सेम सोर्स के साथ सेम चार्ज ड्रॉ कर रहा है Q, तो ऐसे में क्या होगा, ये बिल्कुल आइडेंटिकल बिहेव करेगा। दैट मींस दिस सर्किट जस्ट बिहेव सिमिलर एज द अरेंजमेंट ऑफ दीज थ्री कैपेसिटर्स। इन तीन कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट ये बिहेव कर रहा होगा। और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से जाएगा Q इज इक्वल टू CV, CV क्या मतलब CS इंटू V। सो वी कैन से दैट V इज इक्वल टू, फ्रॉम दिस अरेंजमेंट वी कैन से दैट V इज इक्वल टू Q बाई CS कह सकते हैं। अब जरा देखिएगा, बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सेम सोर्स लगा रखा है V, तो अगर दोनों इक्वेशन में LHS सेम सोर्स B शो कर रहे हैं, तो अगर LHS इक्वल है दैट मींस RHS मस्ट बी इक्वल। सो नाउ वी कैन से दैट बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, we can say that by equation first and second Q by CS must be equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3। Q दोनों साइड से कॉमन हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे बेटा कॉमन लेके, तो Q by CS इज इक्वल टू, मैंने Q कॉमन ले लिया, आ गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अगर n होते तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4 टिल 1 अपॉन Cn। ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या आ गया, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 अपॉन CS आ जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अगर n होते तो यही चीज आगे फॉरवर्ड हो जाती और बढ़ जाती। देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने क्लास 10th में ओम्स लॉ पढ़ने के बाद रेजिस्टर्स के साथ किया था, बट वहां पे जब सीरीज में रेजिस्टेंसेस लगे हुए थे तो उनका सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट आया था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 टिल Rn। यहाँ पर जो नेचर ऑफ कैपेसिटर आ रहा है वो जस्ट उसका रेसिप्रोकल आ रहा है, तो यहाँ पे सीरीज में क्या आ रहा है, रेसिप्रोकल्स में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐड होने पर मिल रहे हैं। तो अब बेटा हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देख चुके हैं, अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो अब इसके बाद बात करने वाले हैं हम लोग पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स। तो अगर यहां पर कैपेसिटर्स को हमने पैरेलली अटैच कर दिया है तो क्या होगा, इसके लिए बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए जब पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे तो यहां पर कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट ले लिया मैंने। पैरेलल मींस होता है बेटा जब किसी भी एलिमेंट, जो भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं, उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के दोनों ही एंड टर्मिनल्स एक दूसरे के साथ क्या हो, कॉमन हो, मतलब आपस में कॉमन हो, जैसे आप यहां देख रहे होंगे। अगर मैं इस वाले कैपेसिटर की बात करूं तो इसका एंड टर्मिनल, इसका एंड टर्मिनल, इसका एंड टर्मिनल कॉमन है। इस तरह की बात करूं तो इसका एंड टर्मिनल, इसका एंड टर्मिनल, इसका एंड टर्मिनल कॉमन है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट से एंड टर्मिनल्स आपस में कॉमन होते हैं तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं बेटा। बेटा इन दो टर्मिनल के क्रॉस मैंने फिर से सोर्स लगा दिया कोई V वोल्ट का। अब हमें मालूम बेटा ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये तीनों के तीनों कैपेसिटर इस सोर्स के साथ पैरेलली कनेक्टेड हैं और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। सो वी कैन से दैट ये भी V, ये भी V और ये भी V पोटेंशियल ऑक्यूपाई करेगा। मैंने कहा ऐसे कैपेसिटेंस मैंने C1 लेट किया था, इसका C2 और इसका C3। अगर ये C1 कैपेसिटेंस का था, ये C2 का था और ये C3 का था, तो मैंने कहा अगर इस सोर्स से Q चार्ज चलेगा
तो ये Q चार्ज जब आगे बढ़ेगा तो हम क्या देखेंगे, इस नोड से अब इस चार्ज को 3 पाथ मिल रहे हैं, वी हैव 3 वेज। अगर n नंबर ऑफ ब्रांचेस लगी होती तो n वेज हो जाते। अब अगर 3 वेज हैं तो ये चार्ज क्या होगा, मस्ट बी स्प्लिटिंग। तो ये चार्ज यहां से स्प्लिट होना शुरू कर देगा। अब यहां से चार्ज स्प्लिट हो रहा है, मैंने कहा यहां गया Q1, यहां गया Q2 और यहां गया Q3। तो बेटा ये Q1 इससे होता हुआ इधर आएगा, ये Q2 इससे होता हुआ इधर आएगा और ये Q3 इससे होता हुआ इधर आएगा। तो अब बेटा देखिए फिर से ये तीनों इस नोड पर आकर मिल रहे हैं, तो फिर से यहां से कलेक्ट होकर वापस कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा और ये Q यहां से वापस चला जाएगा, चार्ज कंजर्व रहेगा। दैट मींस यहां से क्या क्लियर हुआ कि ये Q चार्ज आ रहा है और इन 3 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। दैट मींस ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सो वी कैन से दैट Q मस्ट बी इक्वल टू Q1 plus Q2 plus Q3. Now again we know that Q is equal to CV. So for Q1, C1V. We can say that Q is equal to C1V. Q2 is equal to C2V. Q3 is equal to C3V. आई होप बात समझ में आ रही है यहां तक। तो बेटा हमने इसको यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बनाकर रख दिया। अब अगर मैंने कहा फिर से कि इस अरेंजमेंट को हमने रिप्लेस कर दिया इसके इक्विवेलेंट से, एक सिंगल सिस्टम ले लिया, सॉरी जिसमें एक सिंगल कैपेसिटर ले लिया जो इन तीनों के अरेंजमेंट के इक्विवेलेंट बिहेव कर रहा है। पैरेलल ले रखा तो सीपी से डिनोट कर दिया इसको हमने यहां पर। ये सेम सप्लाई के साथ अगेन सेम चार्ज ड्रॉ कर रहा होगा, अगर अगेन सेम चार्ज ड्रॉ कर रहा होगा तो ये अरेंजमेंट, इस पूरे अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब यहां हम कह सकते हैं कितना, यहां से आ जाएगा Q इज इक्वल टू, नीचे कर देगा इसको, Q इज इक्वल टू CV, C कितना CP यहां पे तो CPV। तो ये मैंने सेकंड इक्वेशन लेट कर ली। नाउ अगेन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो क्या देख रहे हैं बेटा कि जब सेम सोर्स से चार्ज Q आ रहा था और यहाँ पे भी सेम सोर्स से चार्ज Q आ रहा है तो इनके LHS आपस में Q और Q क्या है बेटा, इक्वल हो गए। तो अगर बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये क्लियर हो गया कि अगर LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मींस वी कैन से दैट CPV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। नाउ V दोनों साइड से कॉमन हो जाएगा तो ये जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। नाउ V से V कैंसिल हो जाएगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या मिल रहा है बेटा हमें, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्ट होते तो वो n नंबर टाइम्स ऐड हो जाता। देखिए सिंपल, रजिस्टर वाले केस में क्या होता था, रजिस्टर वाले केस में अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते थे तो उनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग रेसिप्रोकल्स में ऐड करते थे। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पे कैपेसिटर्स पैरेलल लगे हुए हैं और सर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम उसको डायरेक्टली ऐड करते हैं। तो ये थोड़ा सा माइनर फर्क आता है इन केस ऑफ कैपेसिटर और रजिस्टर में, किस तरीके से इक्विवेलेंट निकालते हैं। इसी को ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ लोग जल्दबाजी में यही गड़बड़ कर देते हैं, वो रजिस्टर वाला कंसेप्ट लगा के इसको सॉल्व कर देते हैं जल्दबाजी में। मगर बहुत बेसिक है इसलिए बहुत ज्यादा आपको जोर देने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से चीजें आपको प्रिपेयर हो जाती हैं। अभी काम करेंगे बेटा हम लोग इस पर बेस कुछ 2-4 छोटे न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं जल्दी में, फिर इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे आज, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सीरीज पैरेलल बेस एक आध न्यूमेरिकल लगाकर इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल वी हैव इस तरीके का हमने यहां पर एक अरेंजमेंट ले लिया A B C D, ये कुछ एन टर्मिनल्स ले रखे हैं, कुछ 4 एन टर्मिनल्स ले लिए हैं यहाँ पर। जो यूज में आएंगे उनको यूज करेंगे, जो नहीं आएंगे उसको यूज नहीं करेंगे। अगर हमने जो पर्टिकुलर टर्मिनल ले रखे हैं कैपेसिटेंस निकालने के लिए इक्विवेलेंट, और नेमिंग कर देते हैं बेटा कुछ इस तरीके से कि 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड and 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड। चलिए
कुछ भी क्वांटिटी लेट कर ली है, इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रोसीजर समझना है हमें, क्वांटिटी से में इतना ज्यादा इशू नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, वी हैव 4 एन टर्मिनल्स। आप किन्हीं भी 2 एन टर्मिनल के क्रॉस कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 टेक्निक यूज करते हैं। हम ए और बी के बीच में निकालते हैं, ए और डी के बीच में निकाल सकते हैं, और एक और बच सकता है, ए और सी के बीच में निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं एक बार। तो हम सी ऑफ ए बी निकालेंगे, सी ऑफ ए सी निकालेंगे और सी ऑफ ए डी निकालेंगे। तो हम एक बार ए बी टर्मिनल के क्रॉस निकालेंगे, तब सी और डी यूज में नहीं होंगे। एक बार ए सी के बीच में निकालेंगे, तब बी और डी यूज में नहीं होगा। और एक बार ए डी के बीच में निकालेंगे, तब बी और सी यूज में नहीं होंगे। तो देखिए बहुत आसान है, बहुत इजीली इसको सॉल्व करेंगे। अगर सबसे पहला केस लेते हैं हम लोग फॉर सी ऑफ ए बी। सी ऑफ ए बी मतलब ए और बी के क्रॉस निकालना है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, अगर हम ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, हमें उन 2 एन टर्मिनल के क्रॉस एक सप्लाई लेट करनी होगी, एक सोर्स लेट करना होगा कि हम ए और बी के क्रॉस कोई सोर्स लगाने जा रहे हैं। तो अगर हमें ए और बी के क्रॉस एक सेल लगा दी, मैंने कहा फॉर एग्जांपल ए को पॉजिटिव बी को नेगेटिव से जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो अब बेटा हमने कहा कि जब ए और बी हमारे सेल के साथ कनेक्ट हो गए होंगे उस समय सी और डी हमारे ओपन टर्मिनल होंगे। और आप और मैं ये अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई ब्रांच ओपन होती है तो उसमें कभी भी चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, करंट फ्लो नहीं कर सकती। चार्ज या करंट फ्लो होने के लिए लूप का होना बहुत जरूरी है, दैट मींस एक क्लोज्ड पाथ का होना बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ पर सी और डी के साथ नहीं हो पा रहा है। सी यहाँ से ओपन है और डी यहाँ से ओपन है। तो अगर सी ओपन है तो सी वाली ब्रांच में चार्ज फ्लो नहीं करेगा, दैट मींस ये 3 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटेंस हमारे लिए बेकार हो गया, क्योंकि अगर करंट नहीं जाएगी, अगर चार्ज नहीं जाएगा तो कैपेसिटर में कोई यूज नहीं आएगा। डी वाली की बात करें बेटा, तो डी में जो 3 माइक्रोफैराड लगा बेटा, ये भी हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। तो अब बेटा अगर हम सी ऑफ ए बी निकाल रहे हैं तो देखिए हमारे पास सर्किट है क्या एक्चुअल में। तो हमारे पास सर्किट बचा बेटा ये ए 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। नाउ ये सर्किट हमारे पास बचा। अब जरा देखिएगा, यहां पर हमें सीरीज और पैरेलल दोनों ही कॉम्बिनेशन मिलेंगे, पर किस तरीके से अरेंज करेंगे, किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे तो देखिएगा। अगर हम बात करें सबसे पहले 3 4 3, क्या ये सीरीज में है? तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सीरीज में तब होते जब ये बीच में इंटरप्शन ना आ रहा होता। क्या ये पैरेलल में? ऑब्वियस सी बात है नहीं है। अब अगर बात करें ये 4 और 4 क्या पैरेलल में है? नहीं, क्योंकि इनके बीच में ये इंटरप्शन आ रहा है। अब जरा बात करते हैं बेटा, ये 4 4 और 4 यहां से शुरू करते हैं और यहां पर खत्म करते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम कि इस 4 और ये 4 ये लगातार एक के बाद एक मिल रहे हैं, जिनके बीच में कोई इंटरप्शन नहीं है। दैट मींस वी कैन से दैट 4 4 4 दे ऑल 3 इन सीरीज। तो सीरीज में है तो रेसिप्रोकल में ऐड करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? रेसिप्रोकल करके, मतलब 1/CS वाला कंसेप्ट लगा के, दिस मींस 1/4 + 1/4 + 1/4, तो यहां से जाएगा 3/4। सो सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 4/3। किसमें था? माइक्रोफैराड्स में, तो 4/3 माइक्रोफैराड। मतलब इन तीन को हटा के हम केवल एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा? 4 माइक्रोफैराड होगा। तो मतलब यहां से कितना आ जाएगा? इसको हम बेटा यहां से रब करेंगे और इसकी जगह क्या लगा देंगे? एक सिंगल कैपेसिटर लगा देंगे, जिसका कैपेसिटेंस कितना है? 4/3 माइक्रोफैराड। अब जरा देखिएगा कि ये 3 4 3 फिर से सीरीज में नहीं है, क्योंकि बीच में ये एक इंटरप्शन है। मगर ये 4 और ये 4/3 माइक्रोफैराड इन दो एन टर्मिनल के बीच में बिना किसी इंटरप्शन के डायरेक्टली पैरेलल कनेक्टेड है, पैरेलल में है, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे बहुत इजीली। तो सीपी वाला मतलब पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली ऐड कर देंगे। 4 + 4/3 माइक्रोफैराड कितना हो जाएगा? 3 4 12, 12 + 4 16, 16/3 माइक्रोफैराड। लेकिन इन दोनों को, इस दोनों के अरेंजमेंट हटाकर हम एक कैपेसिटेंस लगा सकते हैं, जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा? 16/3 माइक्रोफैराड। अब बेटा क्या करेंगे? इस अरेंजमेंट को यहां से हटाया और एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया ऑफ 16/3 माइक्रोफैराड का। तो बेटा अब देखिए जरा, 3 माइक्रोफैराड, 16/3 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड, ये तीनों सीरीज में आ रहे हैं, कोई भी इंटरप्शन बीच में नहीं है, नहीं है। फिर से इसको हम रेसिप्रोकल वाले कांसेप्ट से लगाकर ऐड करेंगे 1/3 + 1/16/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/16 + 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। यहां से ये कितना आ जाएगा? यहां से 16 + 3
प्लस 16, तो सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा, यहां से सी एस आ जाएगा 16 इंटू 3 अपॉन 16, 16 हो गया हमारा 32, 32 और 3 35, सो ये आ गया हमारा 48 अपॉन 35 माइक्रो फैरेड। ये आ गया हमारा आंसर। ये आ गया कैपेसिटेंस कौन सा, ए बी के क्रॉस। दैट मींस हमने ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस निकाल लिया, वो आ गया 48/35 माइक्रो फैरेड। थोड़ा सा देख लीजिएगा कहीं पे मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, बट प्रोसीजर जो है वो एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैपेसिटेंस निकाल लिया ए और बी के बीच में। अब अगर हमें सेकंड पार्ट निकालना है ए और सी के लिए, तो क्या करेंगे, ए और सी के बीच सप्लाई कनेक्ट कर देंगे, उस टाइम पे बी और डी बेकार हो जाएगा, ये भी 3 और ये भी 3 यूजलेस हो जाएगा, सर्किट से बाहर कर देंगे। चलिए करके देखते हैं इसको भी। मोस्ट ऑफ टाइम हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म में कुछ इस तरीके से क्लास देते वक्त। सो ए और सी के लिए क्या करेंगे बेटा, हम लोग सप्लाई करें सी ऑफ ए सी के क्रॉस एक क्यूरेंट निकाल रहे हैं, तो सर्किट कुछ ऐसा होगा बेटा हमारे पास, ए ये 3 ये 4 ये 3, डी वाला ओपन सर्किट है, यूज में नहीं आ रहा है, ये बेकार हो गया, ये भी बेकार हो जाएगा, डी वाला भी, इसको भी हटा देंगे। तो जो यूज में नहीं है उसको यहां पहले से हटा दे रहे हैं। इधर से बेटा एक 4 ये गया, एक 4 ये है, एक 4 ये है और एक 3 ये है। ये बेटा हो गया हमारा 3 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर इन दिस पर्टिकुलर केस देखिए 3 4 4 3 सीरीज में नहीं है, 3 4 4 3 सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में इंटरप्शंस आ रहे हैं। ये 4 और ये 4 पैरेलल नहीं क्योंकि बीच में इंटरप्शन आ रहे हैं, ये 4 पैरेलल नहीं, बीच में इंटरप्शन आ रहे हैं। पर देखिएगा ये 4 और ये 4 डायरेक्टली सीरीज में आ रहे हैं, ये 4 और ये 4 डायरेक्टली सीरीज में आ रहे हैं, इनके बीच में कोई इंटरप्शन नहीं। तो ये दोनों पैरेलल सॉरी सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, तो इनको सीरीज में दोनों ही आइडेंटिकल है, तो एक को सॉल्व कर लीजिए, दूसरा अपने आप रिजल्ट दे देगा। तो सीरीज को सॉल्व करने वाला तरीका वही रेसिप्रोकल वाला, 1/CS = 1/4 + 1/4, दिस वन इज 2/4 दैट इज 1/2, सो 1/CS 1/2, तो CS कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। तो बेटा ये भी 2 माइक्रोफैरेड, ये भी 2 माइक्रोफैरेड, दैट मींस इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम रिमूव कर सकते हैं। और ध्यान से देखिएगा, तो अब हमारे पास सर्किट में क्या बचा, ये 2 माइक्रोफैरेड आ गया और इधर से सॉल्व हो गया भी, ये भी 2 माइक्रोफैरेड आ गया। अब बेटा देखिएगा ये और ये 2 माइक्रोफैरेड दोनों कैसे नजर आ रहे हैं, इन पैरेलल, और इनके बीच में कोई इंटरप्शन नहीं है, इनके भी एंड टर्मिनल्स कॉमन है। सो अब बेटा इसको हम डायरेक्टली सीपी वाला फॉर्मूला पैरेलल फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, डायरेक्टली ऐड करके 2 + 2 दैट इज 4 माइक्रोफैरेड। तो अब ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, केवल नॉर्मली बचेगा हमारे पास 4 माइक्रोफैरेड। अब हम कह सकते हैं बेटा ये 3 4 एंड 3 ये तीनों कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं है, तो वी कैन से दैट 1/CS = 1/3 + 1/4 + 1/3। सॉल्व कर लेंगे बेटा, ये 3 × 4 एलसीएम ले लिया, यहां से आ जाएगा 4 + 3 + 4, सो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा CS = 3 × 4/4 + 4 8 8 + 3 11, नाउ 3 4s are 12/11 माइक्रोफैरेड। अब बेटा ये 12/11 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस आ गया, जो कि ए और सी के क्रॉस, तो सी ऑफ AC हमने यहां से निकाल लिया। तो ए और सी के क्रॉस ही हमने कैपेसिटेंस निकाल लिया। आई होप कि आपको बात क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गई। अब अगर ए और डी के लिए निकालेंगे बेटा, तो ए और डी बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर करेगा जैसा ए और बी ने किया था। सॉल्व करके आप एक बार देखिएगा, ट्राई करिएगा, ये वाला मैंने आप लोग के प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है। तो ये दो टेक्निक के, तो मैंने आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये बता दिया। अब बेटा हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जो अगला टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो अपने में चार्ज स्टोर करने लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस करते करते स्टोर करने लगती है, जिसकी वजह से ये एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है। जैसे बात करें क्लास 10 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ा था, बट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज अ एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस, वो एनर्जी कंज्यूम करती है बट एनर्जी स्टोर नहीं करती।
बट ये जो कैपेसिटर डिवाइस है ये एनर्जी स्टोर करने की भी कैपेबिलिटी रखता है। तो कितनी एनर्जी स्टोर करता है एक बार हम लोग उसे कैपेसिटेंस के टर्म में और पोटेंशियल वगैरह के टर्म में निकाल के दिखाएंगे, और एक बार क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करता है इन द रॉ फॉर्म, इन द बेसिक फॉर्मेट, तो एक बार हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में भी निकाल कर दिखाएंगे। तो नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है इसके बारे में बात करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर। तो बेटा हमें मालूम है जब भी हम किसी भी सिस्टम में एनर्जी की एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली हम क्या एनालिसिस करते हैं, हम लोग एनालिसिस करते हैं वर्क की, क्योंकि हमने बहुत पहले से आपको बात बता रखी है कि किसी भी सिस्टम में जो भी हम वर्क करते हैं वही वर्क सिस्टम में एज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाता है। बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं किसी भी निकाय में किया गया कार्य ही ऊर्जा है, मतलब जो आप करते हो वो ऊर्जा का ही रूप है। दैट मीन्स द वर्क इन अ सिस्टम इज ऑलवेज स्टोर्ड एज एनर्जी। किसी भी सिस्टम में जो भी वर्क होगा वही वर्क उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और एनर्जी के थ्रू वर्क कर सकते हो, वर्क के थ्रू एनर्जी स्टोर कर सकते हो। तो अब अगर मैंने यहाँ पर एनर्जी को इंट्रोड्यूस करना है कितनी है, तो उसके लिए बेटा हमने यहाँ पे बेसिकली वर्क का ही कांसेप्ट लेंगे और वर्क के बेसिस में यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। तो जरा देखिएगा, अगर हम बात करें किसी कैपेसिटर की, सबसे पहले हम वो सिस्टम कंसीडर करेंगे जिसमें हम एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले कंसीडर किया कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। फर्स्ट कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C, ठीक है, इज कनेक्टेड with a source of potential difference V। तो अगर मैंने कहा किसी कैपेसिटेंस C के कैपेसिटर को V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अप्लाई कर दोगे, अटैच कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे, तो क्या होगा, वो उस सोर्स से चार्ज लेना शुरू करेगा, चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा, चार्ज को स्टोर करना शुरू करेगा। तो मैंने किसी टाइम इंस्टेंट में अगर उसने स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर लिया होगा, if any instant t, if charge is stored inside the capacitor is Q, then we can say that Q is equal to CV और V is equal to Q by, कह सकते हैं Q is equal to CV और V is equal to Q by C, we can say that। now अब अगर मैंने कहा कि इसके जस्ट बाद हमने कुछ स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ dt में बहुत स्मॉल चार्ज dq चार्ज उसको प्रोवाइड किया, तो dq चार्ज प्रोवाइड करने में कुछ वर्क करना पड़ा होगा। तो हमें एक्सप्रेशन मालूम था v इज इक्वल टू w बाई q। हमने पढ़ा रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, दैट इज v इज इक्वल टू w बाई q नॉट। पढ़ा था हम लोगों ने। अगर यहां पर हम सोर्स से dq चार्ज लेकर जा रहे हैं कैपेसिटर तक, अगर हम dq चार्ज लेकर जा रहे हैं तो हमें वर्क कितना करना पड़ेगा, dw। चार्ज थोड़ा सा लेके जा रहा हूं तो वर्क भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, dw। किस पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में, जो अप्लाई कर रखा है सोर्स का v पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में। सो क्या होगा बेटा, इफ dq चार्ज इज फ्लोड बाय source of potential difference V, then work done is dW। कितना हो जाएगा, V is equal to W by Q, that means dW by dQ। so dW can be written as V dQ। you can say that dW कितना हो जाएगा, V इंटू डी क्यू, और हमें मालूम बेटा V कितना था बेटा, Q बाई C।
If V is equal to Q by C, so we can say that dW is equal to Q by C dQ. अब देखिए small amount of work done for the small amount of flow of charge dQ, storing small amount of charge dQ. तो अगर मैंने कहा कि सिस्टम में टोटल चार्ज 0 से लेकर कैपिटल Q तक स्टोर किया है, कितना तक? कैपिटल Q तक स्टोर किया है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? बेटा अभी मैं तो पहले पढ़ा था कि इस क्लास 11th में कि अगर छोटा एलिमेंट्री पोर्शन होता तो डिफरेंशियल पोर्शन शो कर देते हैं, कंप्लीट रेंज निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिस्टम को यहां पर इंटीग्रेट कर देंगे। थोड़ा स्पेस कम है तो इसलिए मैं पुराना रख कर दे रहा हूं और उसके आगे कंटिन्यू करूंगा। अब इसके तो इसके आगे क्या आने वाला है बेटा? इफ कैपेसिटर स्टोर टोटल चार्ज कैपिटल Q, देन टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? सिंपली dW को इंटीग्रेट कर दिया, इधर से हमने Q by C dQ को इंटीग्रेट कर दिया 0 से Q, इसको कर दिया 0 से W। सो ये बेटा क्या हो जाएगा? W 1/C कांस्टेंट बाहर हो गया। Q dQ को 0 से कैपिटल Q के लिए इंटीग्रेट करेंगे, ये कितना आ जाएगा? Q को इंटीग्रेट करेंगे हो जाएगा Q²/2, लिमिट 0 से कैपिटल Q, 1/2 बाहर कर दिया, C पहले से बाहर था, ये कितना आ गया? ये आ गया Q²। अब जरा देखिएगा वर्डन कितना आ गया? 1/2C Q², मतलब कह सकते हैं हाफ Q²/C। जो भी वर्क करते हैं भाई साहब, थोड़ी देर पहले बात करी थी उन्होंने, जो भी वर्क करते हैं वही तो एनर्जी है। सो यहाँ पे दिस वर्क कैन बी डन एज एनर्जी, सो वी कैन से दैट U इज इक्वल टू कितना आ गया? हाफ Q²/C। अभी क्लास 10th में फिर से भी बात करेंगे, क्लास 10th से पढ़ते आए हम एनर्जी के 3 फॉर्मेट, वैसे ही यहां भी 3 फॉर्मूला लाएंगे। अभी लाए इन टर्म्स ऑफ चार्ज तो Q²/C, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू CV। सो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ C² V²/C, तो C से चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू हाफ C V²। कह सकते हैं बेटा चार्ज और कैपेसिटेंस डेटा में निकाल लिया, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस डेटा में निकाल लिया। अब चार्ज और पोटेंशियल डेटा में निकाल लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है CV, सो C इज इक्वल टू होता है Q/V, सो वी कैन आल्सो से दैट हाफ C के लिए Q/V, तो V से स्क्वायर चला जाएगा, हाफ QV। सो दीज आर द 3 फॉर्मेट्स थ्रू विच एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड। जिसमें सबसे ज्यादा जो यूज में आने वाली है वो है हमारी ये फॉर्मेट, दैट इज U इज इक्वल टू हाफ CV²। ये सबसे वेल नोन फॉर्मेट होता है कैपेसिटेंस के अंदर, सॉरी कैपेसिटर के अंदर इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोर करने वाला फॉर्मूला, दैट इज U इज इक्वल टू हाफ CV²। तो ये बेटा हमने निकाली एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एंड चार्ज एंड कैपेसिटेंस, सॉरी एंड इन द फॉर्म ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात बताई थी स्टार्ट करने से पहले कि हम इसको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं बेटा, यहीं पर वैल्यू पुट करने वाले हैं C और V की। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि बेसिकली कैपेसिटर की प्लेट के बीच में क्या आ रहा है? बेसिकली अगर बात करें तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो प्लेट्स थी, इन प्लेट्स के बीच में अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की प्लेट थी, तो इनके बीच में आ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर बात करें हम, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स क्या थी? मैंने कहा बहुत कम थी, D। पोटेंशियल कितना था? मैंने कहा इनके बीच में था, V। कैपेसिटेंस कितना था? मैंने कहा C। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट क्या था? मैंने कहा A। मीडियम के लिए बात करें अगर हम, परमिटिविटी मैंने कहा एयर ले रखा है, तो ε0, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी E0 हो जाती है। आई होप यहां तक आपने कुछ नया नहीं पढ़ा, सब जानते हैं आप पहले से ही। तो अगर हम बात करें
जो अभी निकाला था हम लोगों ने, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर, कितनी निकाली थी? 3 फॉर्मेट में थी, हम वो यूज करेंगे जो मोस्ट वेल नोन है, हाफ सी वी स्क्वायर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कितना निकाला था फॉर द एयर मीडियम? सो वी नो दैट C इज इक्वल टू ए एफ साइलेंट नॉट बाई डी। किसके लिए बेटा? फॉर एयर। V को अगर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना चाहे तो हम क्या जानते हैं बेटा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। अगेन हम निकालने वाले एनर्जी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, we deal with the magnitude, so it will become E is equal to dV by dr. Now in between the plates, in between the plates of कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या हो जाएगा? dV हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V। dr हो जाएगा सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज d। ये हो जाएगा E नॉट। सो V क्या लिख सकते हैं हम लोग? V को हम लिख सकते हैं यहां से E नॉट इंटू डी। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम एयर मीडियम की फील्ड को E से डिनोट कर दे रहे हैं यहाँ पे। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा फॉर्मेट स्टैंडर्ड लगेगा, फॉर्मूला याद करने के लिए आसान रहेगा। मैंने E को ले लिया एयर मीडियम के लिए, ठीक है? मैंने लिख दिया यहाँ पे E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर मीडियम। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एयर मीडियम में हमने इसको E से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? तो अब बेटा यहां से क्या हो जाएगा? अगर V इक्वल टू ED आ गया, C इक्वल टू AF साइलेंट नॉट बाई D था, तो एक काम करते हैं C की वैल्यू और V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा यहां से? जरा देखिएगा, यहां से आ जाएगा U इज इक्वल टू हाफ, C की जगह पुट कर दिया हमने AF साइलेंट नॉट बाई D, V स्क्वायर दैट मींस E इंटू D का स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा? यहां से आ जाएगा हाफ AF साइलेंट नॉट, ये D से D स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये E स्क्वायर D। वी कैन ऑल्सो डन एज हाफ F साइलेंट नॉट E स्क्वायर A इंटू D। जरा गौर से देखिएगा, ये A इंटू D कितना है? A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट और D है इसका सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। तो बेसिकली ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट हमें क्या दे देगा? हमें उस कैपेसिटर का पूरा वॉल्यूम दे देगा। अगर हम एरिया को उसकी सेपरेशन मतलब उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली ये क्यूबॉइड का हमें पूरा वॉल्यूम दे देगा। तो ये A इंटू डी हो गया, हमारे कैपेसिटर का पूरा वॉल्यूम आ गया। दैट मीन्स कि इस कैपेसिटर में पूरे वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो गई? एनर्जी स्टोर्ड इन कंप्लीट वॉल्यूम कितनी हो गई? दैट इज U इज इक्वल टू हाफ एफ साइलेंट नॉट E स्क्वायर इंटू ये वॉल्यूम हो गया। तो अगर हमने इसे यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी निकालनी है तो हमें मालूम है जब भी एनर्जी को हम यूनिट वॉल्यूम में निकालते हैं तो उसको हम एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। ये आपने क्लास 11 के डायमेंशन वाले चैप्टर में पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर इनसाइड द कैपेसिटर? दैट इज U, मैंने U बोल दिया है फिर से, तो ये हो जाएगी हमारी टोटल एनर्जी, दैट इज U हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। अब क्योंकि पूरे वॉल्यूम में नहीं, अब हमें यूनिट वॉल्यूम में निकालना है तो हम पूरे वॉल्यूम से डिवाइड कर दें उसको, बटा वॉल्यूम से वॉल्यूम चला जाएगा। कितनी आ गई एनर्जी डेंसिटी? U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अगर U और U में कंफ्यूजन हो रहा था आप चाहें तो U डैश भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अब बेटा ये हम निकाली एनर्जी डेंसिटी इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी आती है? U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अगर कंप्लीट वॉल्यूम की बात करें तो U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। तो बेटा हमने आपको यहाँ पर एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस
भी निकाल के दिखा दिया और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल के दिखा दिया। आज के लिए बेटा हम लोग इतना ही रखेंगे। अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कैपेसिटर विच इज कॉल्ड एज redistribution of charge and the energy loss during the redistribution of charge। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।